हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग विजन IAS मैगजीन में जुलाई मंथ्स के करंट अफेयर्स को कर रहे हैं, तो जल्दी से अपने कंटेंट को कंप्लीट करते हैं। चूँकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही बचा हुआ है, इसके बाद आर्ट एंड कल्चर, इसके बाद मैगजीन ख़त्म हो जाएगी। तो आज हम अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतिम सेक्शंस को कंप्लीट करना है मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिए लिखा है यूएनएड्स। यूएनएड्स ने क्या किया है, द पाथ दैट एड्स इंड्स, यानी कि इस नाम से शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है कि वह रास्ता जिससे एड्स ख़त्म होता है। ठीक है, तो इस शीर्षक से रिपोर्ट जारी हुई है। तो इसमें रिपोर्ट की जो प्रमुख बिंदुएं हैं उस पर नजर डालने से पहले हमें ये जानना ये ज़रूरी है कि किस संस्था ने इसको जारी किया है, यूएनएड्स। तो यूएनएड्स यूपीएससी के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूपीएससी ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। तो यूएन के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यूएनएड्स क्या है, इसने 1996 में काम करना शुरू किया था। सतत विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में 2030 तक जो है एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य के खतरे में के रूप में समाप्त करने के जो वैश्विक प्रयास है उसका क्या कर रहा है, ये नेतृत्व कर रहा है। ठीक है, इसकी स्थापना इकोसॉक यानी कि जो यूएन की जो एक महत्वपूर्ण भाग है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, उसके द्वारा इसको स्थापित किया गया। ठीक है, और यह यूएन प्रणाली का एकमात्र जो सह प्रायोजित संयुक्त कार्यक्रम है। इसमें 70 देशों के कार्यालय हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा में है। तो इसने जो है ये जारी किया रिपोर्ट द पाथ दैट एंड्स एड्स। ठीक है, इस रिपोर्ट्स का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं जल्दी। इसमें यह है कि जो HIV के विरुद्ध कार्रवाई है उसके खिलाफ सफलता मिली है। HIV के नए मामलों, एड्स और के कारण होने वाली मौतों की संख्या में क्या हुई, कमी आई है। ठीक, अपने 2004 में चरम पे था, उसके बाद 69% की कमी आई है। उपचार की उपलब्धता क्या है कि अब विश्व स्तर पर 76% लोगों के लिए रक्षक उपचार उपलब्ध है। ठीक है, उप सहारा अफ्रीका, एशिया प्रशांत में भी एंट्रोरेक्टोरल वायरस थेरेपी जो है ये एक व्यापक पैमाने पर उपचार के लिए इसका विस्तार हो चुका है। ठीक है, कौन कौन से कारक है जिसने HIV के विरुद्ध कार्रवाई को सीमित कर रहा है। ठीक है, जो क्या है कि इसमें अभी भी जो किशोरावस्था वाली लड़कियां हैं, युवा महिलाएं हैं, उनको भी HIV संक्रमण के असाधारण रूप से उच्च जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। डेटा बैंक में देखिए तो भारत में जो HIV संक्रमित लोगों की संख्या कितनी, 24 लाख है। और 2010 से 2021 तक के जो वार्षिक जो नए संक्रमण होते हैं उसमें 46% की गिरावट आई है। मौतों में 76% की गिरावट आई है। ठीक, अब क्या है, विश्व स्तर पर जब लगभग 9.2 मिलियन लोग उपचार से वंचित हैं अभी भी। ठीक, तो भारत ने कुछ प्रयास किए हैं HIV के प्रसार को रोकने के लिए। कौन कौन से प्रयास किए हैं, ये यूपीएससी के मेंस में भी, यूपीपीसीएस के मेंस में भी प्रश्न बन सकता है कि भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के संबंधित क्षेत्र में क्या उपलब्ध काम किए हैं। तो एक पॉइंट इसमें से भी लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि एड्स संबंधित अगर प्रश्न बनेगा तो डायरेक्ट इसमें से भी लिख सकते हैं आप कि भारत ने राष्ट्रीय एड्स यौन संचालित रोग नियंत्रण कार्यक्रम NACP क्या है, इसके 5वें चरण को मंजूरी दी। यह एक सेंट्रल सेक्टर की एक योजना है। सेंट्रल सेक्टर 2026 तक जारी रहेगी। ठीक, इसको 1992 में शुरू किया गया था। 4 चरण इसके सफलतापूर्वक हो चुके हैं। ठीक, इसमें क्या है कि सफल कार्यक्रम माना जाता है। इससे बहुत सारे वायरस में जो है गिरावटें आई हैं, जो संक्रमण दर है। इसके तहत क्या है कि HIV रोड्स और रोकथाम अधिनियम 2017 के तहत क्या है कि इसमें इन व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक कानूनी और सुगम फ्रेमवर्क भी तैयार किया गया है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय का एक प्रभाग है जो इसकी अगुवाई करता है। ठीक, अब सरकार क्या करती है कि इन्हीं का राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम क्या करती है कि लोगों को मुफ्त एंट्री रेट्रोवायरल जो दवाइयाँ होती हैं उसको प्रदान करती है। ठीक है, तो इनके लिए सरकार ने अन्य सारे कदम भी उठाए हैं, जैसे मल्टीमीडिया अभियान है, रेड रिबन कॉलेजों में इसको स्थापित करना, और जो अन्य पूर्वोत्तर के राज्य हैं जैसे कि जो शीर्ष राज्य पूर्वोत्तर के राज्यों में जैसे मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, ये सबसे प्रोन हैं। और दक्षिणी जो राज्य हैं, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, यहाँ भी सबसे प्रोन एरिया है। ये क्यों, क्या डिसीज़ प्रोन क्यों है, क्योंकि क्या है कि यहाँ की जलवायु का भी और साथ साथ यहाँ वायरस का प्रसार का भी जो है मात्रा जो है काफ़ी ज़्यादा है, और ये सबसे अधिक संक्रमित क्षेत्रों में माने जाते हैं। सबसे तेज़ी से गिरावट करने वाले 3 राज्य कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है। ठीक, अब इसके लिए सुझाव भी कुछ है। जब ये रिपोर्ट्स आई हैं तो इसमें कुछ सुझाव भी दिया गया है। तो भारत के लिए कुछ सुझाव ये है कि जैसे भारत रिपोर्ट्स में नहीं है पर ये एक ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हैं तो उसमें ज़ाहिर सी बात है आगे की राह लिखेंगे या कुछ उपचारात्मक उपाय लिखेंगे। ठीक, उपचारात्मक उपाय लिखेंगे तो ये ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें क्या लिखा है कि इसके लिए सुझाव क्या है कि अधिक वित्त की व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ मामलों में कमी आ रही है वहाँ पर भी पीपुल फर्स्ट दृष्टिकोण
को अपनाना है, अपराधीकरण संबंधित कानूनों को समाप्त करना है, पुलिस हिंसा और हिंसा को पुलिस उत्पीड़न और हिंसा को भी रोकना है, और भेदभाव और कलंक मानने की प्रवृत्ति को कम करना है, सस्ती सुलभ आवश्यक स्वास्थ्य सेवा देखभाल प्रौद्योगिकियों का अपनाना है, मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना है, एकीकृत सेवाएं हैं, ठीक है, एकीकृत सेवाएं हैं, इससे हम अपने एड्स और HIV को ख़त्म कर सकते हैं इसमें। अब मेन चीज़ है कि UPPCS में डायरेक्ट डिजीज़ से क्वेश्चन बन जाता है, डायरेक्ट डिजीज़ में क्वेश्चन बनता है। UPSC भी यही काम करता है, स्टेटमेंट में बना कर देता है, वो स्टेटमेंट में देता है और ये डायरेक्ट ऑप्शंस में दे देता है। तो इस HIV के बारे में जानते हैं। ये क्या है कि वायरस है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करता है, ठीक। अभी इसका इलाज न किया जाए तो क्या बन जाता है, ये एड्स बन जाता है। तो जैसे कैसे होता है, पहले एक्यूट HIV संक्रमण होगा, फिर क्रोनिक होगा, ठीक। इसके बाद क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का कारण रूप बन लगेगा। ये क्या था कि दो रेट्रोवायरस में से एक के कारण हो सकता है, ठीक। HIV1 HIV2 दुनिया भर में सबसे अधिक जो एड्स का कारण कौन है, HIV1 है, ठीक है। अब ये तीन चरण में आगे बढ़ता है, आप देख सकते हैं। और इन्हीं का कारण बनने के लिए HIV की खोज के लिए ल्यूक मॉन्ट्रोगियर को 2008 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब इसके अलावा बाकी कुछ पढ़ना बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है मैंने हाईलाइट तो किया है पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये एक चीज़ है यहाँ पे, एक चीज़ और यहाँ इम्पोर्टेंट है, उसको हम देख सकते हैं कि ये है कि इसमें दिया हुआ है 1 सेकेंड CHD1L, ये एक जीन है। ये क्या करता है कि ये जीन वेरिएंट में HIV को नियंत्रित करने की क्षमता है। ये एक प्रकार का जीन है जो क्या करता है, अफ्रीकी आबादी में पाया जाता है, और ये जो है इसकी संभावना, मतलब ये इसको क्या करता है कि इसके जो HIV है उसके नियंत्रित कर सकता है। नॉन शुगर स्वीटनर्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और WHO की जो अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी है IARC ने आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली जो नॉन शुगर स्वीटनर्स जो है एस्पार्टेम को संभवतः मनुष्यों के लिए क्या किया है, कैंसरकारी तत्व के रूप में वर्गीकृत किया है। किसने किया है, WHO की अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी ने। तो जाहिर सी बात है एक बड़ा जो है ये मसला हो जाता है। अब क्या है कि UPSC प्री यहाँ क्या करेगा, सीधे दे देगा IARC वर्ल्ड बैंक की एक संस्था है, या दे देगा सीधे कि IMF की एक संस्था है, IMF सहयोगी संस्था है। पर हमें ध्यान देना है कि ये कंफ्यूज करने वाले स्टेटमेंट्स होंगे। ये कैंसर पर अनुसंधान करने वाली WHO की क्या है, एक एजेंसी है और UN से संबंधित है। कारण क्या करती है, मानव में कैंसर कारणों का पता लगाती है, क्राइसोजेनेसिस की कार्य प्रणाली को समझने में और कैंसर नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक रणनीतियों को तैयार करने में ये मदद करती है। JECFA क्या है, ये क्या है कि यह एक जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO और WHO द्वारा एक प्रशासित अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक विशेषज्ञ समिति है जो क्या करती है, फूड एडिटिव्स की सुरक्षा के मूल्यांकन करती है, भोजन में प्रदूषकों और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषाक्तों पदार्थों और पशुओं को दी गई दवाओं के उत्पादों की मौजूदगी के मूल्यांकन में मदद करती है। FAO WHO दोनों संगठनों के सदस्य देशों के साथ क्या करती है कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को सलाह प्रदान करती है। और नॉन शुगर स्वीटनर्स क्या है कि कम कैलोरी वाले स्वीटनर्स हैं जो इसमें क्या होती हैं कि जो ये कृत्रिम स्वीटनर्स के रूप में भी जाने जाते हैं। इसमें बहुत कम शून्य कैलोरी होती है, खाद्य पदार्थों का फ्लेवर बनाने के लिए तैयार करते हैं। इसके रासायनिक और जो प्राकृतिक अर्क है इससे भी तैयार किया जाता है, ठीक है। और कई बार ये इनका प्रयोग कहाँ होता है, कई पेय पदार्थों में और खाद्य पदार्थों में इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे अधिक प्रभाव इस पर क्या पड़ता है, ये बताते हैं कि मतलब इसमें अभी अनुसंधान में बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है, पर यह बताया गया है कि ये वजन नॉन शुगर स्वीटनर्स क्या है, वजन घटाने में मदद नहीं करते हैं, हृदय रोग, टाइप 2 मधुमेह आदि को बढ़ाते हैं, ठीक है। और भारत सरकार ने इसको कृत्रिम मिठास के लिए कुछ पदार्थों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। FSI जो है, इस पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है, इसको मैं पिन कर दूंगा, टेलीग्राम पे आपको डाल दूंगा, पढ़िएगा, इसके बारे में पढ़िएगा, ठीक है। इसमें खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य उत्पादन खाद्य योजक विनियम 2021 में कृत्रिम मिठास हेतु उपयोग किए जाने वाले अलग अलग पदार्थों के लिए मानक निर्धारित किए हैं। तो इसमें मेंस के लिए, प्री के लिए बहुत कुछ खास नहीं है। अब इसमें आप जान सकते हैं ये क्या है, ये बस वर्गीकरण दिया है, मैंने इसको हाईलाइट इसलिए किया कि बस आप इस पर जान लीजिए कि क्या है कि समूह 1 से लेकर के समूह 3 तक जब जाते हैं, ठीक है, तो ये
मतलब निश्चितता का सबसे उच्च स्तर होता है यहाँ पे, और ये जहाँ समूह 3 तक जाएंगे आप तो ये कम होता जाएगा। ठीक है, मानव के लिए कैंसरकारी है ये समूह 1, और समूह 3 जो है वो अभी कैंसरकारी वर्ग के रूप में इसको वर्गीकृत नहीं किया गया है। अब इसमें कौन कौन से पदार्थ किए गए हैं, दिए गए हैं, वो चीज़ आप इसमें देख सकते हैं। तो अभी क्या है कि एक चीज़ और जानिए, अभी अलग अलग प्रकार के नॉन शुगर स्वीटनर्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग अपने एक ओवरव्यू ले लेते हैं। चूँकि क्या है कि प्रश्न कभी बने तो आपको ये ना हो कि यहाँ गलतियाँ हों। तो ये क्या इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूपीएससी में बस स्टेटमेंट बनेगा तो शायद आप देखे रहिए कि ये चीज़ें आप जो है कर ले जाएँ। इसमें आपको बहुत कुछ खास नहीं पढ़ना है। एस्पेरेटम देखना है, ये क्या है, अमीनो एसिड से बना है एस्पेरेटम। ये नॉन शुगर स्वीटनर से जो है एसएस सल्फेम के क्या है, इसको एसीटो एसिटिक एसिड से बनाया गया है। नियोटेम क्या है, इसको अस्पार्टेम से बनाया गया है। सुक्रोलोज क्या है, 0 कैलोरी वाला कृत्रिम स्वीटनर है, बस इसको ध्यान देना है। हीट स्टेबल होता है, चीनी से 600 गुना जो है ये अधिक मीठा होता है। एडबांटम क्या है, ये एक जो है सामान्य चीनी से 20,000 गुना जो है अधिक मीठा होता है एडवांटम। सैकरीन क्या है, सुक्रोज से लगभग 300 गुना मीठा होता है। सर्बिटोल क्या है, एक पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। मोंग फ्रूट क्या है, दक्षिणी चीन की स्थानीय पादप प्रजाति के फलों से ये बनाया जाता है। स्टीवियोल ग्लाइकोसाइड्स क्या है, यह एक क्या है, प्राकृतिक घटक है, आमतौर पर स्टीविया नामक जाना जाता है और दक्षिण अमेरिका के कुछ भागों में पाया जाता है। थाउमेटिन क्या है, यह जो है अत्यधिक मीठे मौलिक प्रोटीन के समूह के रूप में शामिल है, और ये जो है खाद्य पदार्थों में स्वीटनर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपका इसमें कुछ खास नहीं था, आप इसको बस पढ़ते रहिए, क्योंकि चूँकि क्या है कि अगर चीज़ें छोड़ेंगे तो आपके मन में भी रहेगा कि अरे उसमें से कुछ छूटा हुआ है, इसलिए मैंने इसको करा दिया। जो मुख्य चीज़ थी प्री के लिए इम्पोर्टेंट ये है, ये रिपोर्ट है इसकी संस्था के बारे में है, बस दैट्स ऑल। प्री के लिए इम्पोर्टेंट यही है, इसको कर लीजिए, बाकी इसमें से कुछ खास नहीं है। नॉन शुगर स्वीटनर्स को थोड़ा सा देख लीजिएगा, बस क्या है ये ओवरव्यू। अब यहाँ से जो है ये आर्टिकल्स वाले कंटेंट आपको खत्म है। न्यूज एंड शॉर्ट्स को तो मैंने 5-7 करा ही दिए हैं, छोटा सा नीचे वाला कंटेंट बचा वो उसको मैं अभी कराता हूँ। ये देखिए, डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल, ये क्या है इसको थोड़ा सा आप समझिए। प्री के लिए थोड़ा सा ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट न्यूज एंड शॉर्ट्स में होती हैं। डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल्स, ये क्या है, जब कोबाल्ट एक मेटल है, ठीक है, प्लेटिनम है, इसको इसकी जो मिश्र धातु को मैग्नीज के साथ मिलाया जाएगा तो उसको क्या होगा कि उसे DMFC में एक प्रभावी उत्प्रेरक के रूप में पाया गया। DFMC क्या है, डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल्स, ठीक है। इसको ये क्या DMFC क्या है, विद्युत रासायनिक ऊर्जा को रूपांतरित करने वाला एक उपकरण है। यह तरल मेथनॉल की रासायनिक ऊर्जा को सीधे क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब इसमें क्या है कि उच्च ऊर्जा घनत्व, अधिक दक्षता, कम परिचालन तापमान होता है और परिचालन भी इसका अधिकतर सुनिश्चित होता है। उपयोग कहाँ करते हैं, छोटे वाहनों के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरा, लैपटॉप और अन्य छोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए बैटरी चार्जर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके साथ क्या है, ब्लू स्काई प्रोजेक्ट्स। अब ब्लू स्काई प्रोजेक्ट्स को कैसे देखते हैं, ये देखिए, भारत सरकार ने क्या किया कि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम के लिए अनुसंधान और विकास पर एक रोड मैप का ड्राफ्ट जारी किया। इस रोड मैप में लंबी दूरी की यात्रा, विशेष रूप से सड़क परिवहन क्षेत्र के लिए फ्यूल सेल्स बनाने पर विकसित किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 3 प्रमुख दृष्टिकोण का प्रस्ताव है। एक मिशन मोड दृष्टिकोण है, ग्रैंड चैलेंज प्रोजेक्ट है, ब्लू स्काई प्रोजेक्ट्स है। ब्लू स्काई प्रोजेक्ट्स क्या है कि दीर्घावधि में असर दिखाने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक, और दीर्घावधि में। अब ब्लू स्काई प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य क्या है कि भारत मतलब जो भारतीय अनुसंधान और विकास क्षेत्र की क्षमताओं को विकसित करना है। तीसरी पीढ़ी के इलेक्ट्रोकैटलिस्ट के क्षेत्र में भी इसको विकसित करना है। रिवर्सिबल सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर्स के क्षेत्र में इसका उपयोग करना है। सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल्स का विकास करना है। हाइड्रोजन उत्पादन के लिए थर्मोकेमिकल वाटर स्पिल्टिंग के इत्यादि के क्षेत्र में भी इसे कार्य करना है। ग्रैंड चैलेंज प्रोजेक्ट क्या है, मध्यावधि 0 से 8 वर्ष में असर दिखाने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। और मिशन मोड्स पर जो है क्या करते हैं कि 0 से 5 साल में जो है असर दिखाने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। इसे ये इसका उद्देश्य होता है क्षमता का प्रदर्शन करना, ताकि स्टार्टअप को बढ़ाया जा सके उन उद्योगों को, और इसका होता है कि प्रारंभिक चरण वाली अनुसंधान कार्रवाई को भी शामिल किया जा सके। तो ये जो है ब्लू स्काई प्रोजेक्ट्स हैं। अब क्या है, किसने जारी किया, भारत सरकार ने जारी किया है, ठीक।
अब इसमें मुख्यतः जो है 3 बातें की गई हैं, तीन दृष्टिकोण है, ये देखना है। यूपीएससी प्री के लिए ये इंपॉर्टेंट है, दे देगा कि क्या है मिशन मोड दृष्टिकोण, ग्रैंड चैलेंज प्रोजेक्ट्स और ब्लू स्काई प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और इसमें इस जो रोड मैप में इसमें सबसे मुख्य चीज़ क्या है कि लंबी दूरी की यात्रा, विशेष रूप से क्या है सड़क परिवहन क्षेत्र के लिए फ्यूल सेल को विकसित करने पर इसमें बल दिया गया है, फ्यूल सेल्स को। वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन, ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023, इसमें क्या है, यह शिखर सम्मेलन क्या करता है, खाद्य विनियामकों का एक वैश्विक मंच बनाने के लिए एफएसआई का प्रयास है। इसका सीधा उद्देश्य क्या है कि खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो है प्रणालियों और विनियामकीय ढांचों को मजबूत करने वाले दृष्टिकोणों का आदान प्रदान करना है। किससे जारी किया गया है, फूड ओ कॉपी द्वारा जारी किया गया है, जो खाद्य श्रेणीवार मोनोग्राफ का एक संग्रह है, ठीक। अब इसने क्या किया कि इसी में चीज़ों में एक साझा विनियामक मंच संग्रह को भी लॉन्च किया गया। ये दुनिया भर के 76 देशों के जो खाद्य विनियामक प्राधिकरण हैं उनके कार्यों के लिए और खाद्य परीक्षण सुविधाओं का एक डेटाबेस है। क्या नाम है उसका, संग्रह। तो ये थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। जॉम्बी ड्रग क्या है, जॉम्बी ड्रग जो है ये क्या है, अमेरिका ने कुछ राज्यों को अभी चपेट में लिया है जॉम्बी ड्रग ने। तो महामारी जो भी ये चीज़ें आती हैं उससे प्रश्न बनता है, क्योंकि ये क्या करता है कि यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए आप, तो सीधे जो महामारियाँ आई हैं उससे प्रश्न बने हैं। और यूपीएससी डायरेक्ट वायरस और अन्य सीधे क्या करता है, उन सब चीज़ों से नाम डायरेक्ट पूछ देता है। तो ये आप देख लीजिए कि क्या है जॉम्बी ड्रग। तो जॉम्बी ड्रग में क्या लिखा है कि जॉम्बी ड्रग महामारी ने क्या अमेरिका के कुछ भागों को, कुछ राज्यों को अपने चपेट में ले लिया है, ठीक। जैलाजीन में सेडेटिव नामक लक्षण होते हैं, ठीक। इनके सेवनकर्ता से अधिक आती है, सेवनकर्ता को अत्यधिक नींद आती है। इसे ट्रैंक ड्रोप और जॉम्बी ड्रग के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो जैलाजीन क्या है कि एक ड्रग्स है, ठीक। अब इसको जो है ये ऐसा चीज़ है कि इसमें कि ये इन ड्रगों का सेवन करने को क्या करते हैं, नींद आती है, ठीक है। तो अब क्या करती है कि इसने ये सब मुख्यतः क्या है कि यह जो है इसका उपयोग कहाँ होता है, गायों घोड़ों और इन गायों घोड़ों पर क्या करते हैं, ट्रंक्विलाइजर के रूप में उपयोग करते हैं। अगर जॉम्बी ड्रग्स है, ठीक है, तो त्वचा पे जो अगर लगेगी तो खुले घाव का कारण बन सकती है, अल्सर बना देती है सीधे, ठीक है, अल्सर। तो ये जो ट्रैंक जॉम्बी जैसे क्या है, ये अचेतना को प्रेरित करने की क्षमता से युक्त होती है। जैसे कि जहाँ इंजेक्शन लगेगी वहाँ मतलब इंजेक्शन लगने जगह पर क्या मांस को सड़ा देती है, वो अल्सर बन जाता है। तो इसी से जो क्या होता है कि ओवरडोज से मृत्यु हो जाती है। तो ये इसमें बताया गया। अब देखिए बीपाल खुराक क्या है, बीपाल खुराक है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि क्या है यूपीपीसीएस का पीवाई को देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। टीबी के लिए संशोधित बीपाल खुराक परीक्षण में उपचार की दर से 85% से अधिक पाई गई है। क्या है कि मुख्य रूप से जो है बीपाल 6 महीने की पूरी तरह से मुख से ग्रहण करने योग्य 3 दवाओं की खुराक है। अब समझ में आया आपको। इसका उपयोग कहाँ होता है, टीबी के एक चरण व्यापक रूप से दवा प्रतिरोधी क्षय रोग से ग्रसित रोगियों के इलाज के लिए किया जाता है। इसमें 2 एंटीबायोटिक्स भी शामिल हैं, बेटाडिक्विलिन और लाइनोजोलिड, ठीक है। एक्सडीआर टीबी एक क्या है, एक दुर्लभ प्रकार का बहु दवा प्रतिरोधी क्षय रोग है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस है, टीबी रोग है, ठीक है। यह आइसोसाइनेजिड और रिम्फेसिन के प्रति प्रतिरोधी होने सकता है। किसी भी फ्लोरोक्विनोकोल और 3 इंजेक्शन वाली दी जाने वाली दूसरी पंक्ति की दवाओं में से कम 1 के प्रति क्या है, ये प्रतिरोधी है, ठीक है। तो 3 इंजेक्शन द्वारा दी जाने वाली दूसरी पंक्ति क्या है, मिकेसिन है, कानामाइसिन है और कैम्प्रोमाइसिन है। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये ध्यान देना है कि ये जो है टीबी के लिए बीपाल की खुराकें दी जाती हैं, बस ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें से बाकी कुछ भी नहीं इम्पॉर्टेंट्स है जो आपको प्री के लिए देना है, ठीक है। तो अब ये इसमें से कुछ हो गया। अब थोड़ा सा 1-2 कंटेंट और इसमें बचा हुआ मलेरिया वाला, तो उसमें उसको हम लोग कल जो अभी ये आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर को तो मैंने लगभग तैयार करा ही दिया, उसमें कुछ है ही नहीं, 1-2 आर्टिकल है। तो कल हम लोग आराम से इसको आर्ट एंड कल्चर को भी ख़त्म कर देंगे, उसी में 1-2 उसका सेक्शन न्यूज एंड शॉर्ट्स का बचा हुआ उसको भी कंप्लीट कर देंगे। तो एकदम बेहद मैं इसलिए आराम से करा रहा हूँ क्योंकि नई वाली मैगजीन अभी क्या है, नई वाली मैगजीन आपको आएगी 5 तारीख तक और 4 तारीख तक हम लोग कल 3 तारीख है और 3 और 4 2 दिन के अंदर हम लोग मैगजीन ये जुलाई वाला ख़त्म कर लेंगे। तो मात्र 20-20 मिनट भी अगर आप वीडियोस के इसलिए डालता हूँ, 20 मिनट कंटेंट पढ़ के पूरी मैगजीन को हम महीने भर में ख़त्म कर सकते हैं। तो आप डेली 9 बजे आइए, 20 मिनट का कंटेंट को कंप्लीट करिए
और अपना मैगज़ीन को ख़त्म कर लीजिए। इसी साथ साथ और क्या है कि हम लोग GS4 शुरू कर दिए हैं अपने बैचेस में। ये फ्री क्लासेस हैं, आप 12 बजे डेली आइए दोपहर में, और आधे घंटे की क्लास GS4 की हैंड रिटन नोट्स के साथ। वो चीज़ें नोट्स टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जा रही हैं और क्लास लेक्चर्स में बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है। GS4 पूरा हिंदी में क्लासेस सभी सेक्शंस को, सिलेबस को हम लोग अक्टूबर तक कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट बनाए रहिए। धन्यवाद।